जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन गणित के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो यहाँ पर आज हम लोग फिर से एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन करेंगे। कॉपी कलम लेकर बैठिए। बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र, बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रिक्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण इन प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, एक नदी की धारा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है तथा एक नाव शांत जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल होगी। हमसे पूछा है धारा के विपरीत, क्या 8 किलोमीटर होगी, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 9.25 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई नाव जो है वो 6.5 किलोमीटर की प्रति घंटा से एक शांत जल में, जो पानी किधर भी नहीं बह रहा है, उसमें अगर तैर सकती है, और एक नदी जो है वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, तो आप कहेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। यदि कोई नाव, ये नदी जो है इधर की ओर बह रही है और कोई नाव जो आएगी वो इधर की ओर अगर आ रही है, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो क्या होगा, नदी की धार क्या करेगी, इस पे प्रभाव डालेगी, यानी कि इसको रोकेगी। तो ये क्या करेगी, इसकी जो गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस पे प्रभाव डालेगी। प्रभाव डालेगी, क्या डालेगी, तो करेगी इसको माइनस, यानी कि हम इसमें से घटा दें। तो जब हम 6.5 से 1.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जाएगा और 6 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो इस तरीके से निकलेगी जो नाव की जो चाल है नदी के विपरीत, वो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर भी नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, तो नदी के विपरीत 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है। जब समय निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूरी और बटे में क्या करते हैं, चाल, यानी कि दूरी अपॉन चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। अब हमको क्या निकालनी, चाल। चाल तो है इसकी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किसमें, शांत जल में, और ये क्या कर रहा है, नदी के विपरीत। मान लो यहाँ पर ये नदी जो है ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है, और इधर से जो आने वाली नाव है वो कितने में आ रही है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कहेंगे आप, इधर का बल जो है धार किस पे, नाव पर लगाएगी बल, और ये इसको पीछे धकेलेगी। कितना धकेलेगी, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा को ये धकेलेगी 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दे, 8.5 से 2.5 को घटा दे तो आ जाएगा 6। तो हमको जो चाल मिल गई वो कितनी मिल गई, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमारे पास क्या है, 42, तो 42, चाल कितनी है, 6 किलोमीटर, इसको काट देंगे तो 6 सत्ते 42, तो समय बराबर कितना हो गया, 7 घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। क्या 36 मीटर प्रति सेकंड होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, 72 मीटर प्रति सेकंड होगी, या फिर 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। कोई रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया होगा तो हम किलोमीटर को क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, बस ये निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में। जब चाल निकालेंगे
तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 5 बटे में अपॉन में 18 हो जाएगा। अब जब ऊपर की संख्याएं दोनों गुणे में होंगी तो हम नीचे वाली संख्या से कोई भी संख्या काट सकते हैं। तो देखो 18 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 72 कटेगा। तो आप कहेंगे 18 चक्कू 72। तो 4 गुणे 5 नई संख्या बन गई, जिसका आंसर हो जाएगा 20। 4 पंचे 20। तो कितना निकला? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम मानते हैं कि जो काम होगा वो कितना होगा? काम होगा कोई एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तीनों एक साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जब किसी काम को पूरा करेंगे तो ये काम कौन सा होगा? एक होगा। ठीक है, तो जो ए काम करता है वो कितना करता है? 20 दिन में, यानी कि एक बटे 20 दिनों में काम करता है। बी जो काम करता है वो 1/12 दिनों में करेगा। और सी कितना करेगा? 1/15, यानी कि 1/15 इक्वल में हो जाएगा 1। अब हम 20, 12 और 15 का जब लासा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे लासा? तो आप जानते होंगे 20, 12 और 15। इसको जब हम छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 20 जाएगा 10 बार में, 12 कटेगा 6 बार में और 15 कटेगा नहीं। इसको फिर से हम 2 से अगर काटें तो देखो 10 नहीं, 10 भाग होगा 5 बार में, 6 भाग होगा 3 बार में और 15 भाग होगा नहीं। अब अगर हम इसको फिर से भाग करें 3 से तो 5 भाग नहीं होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 15 5 बार में। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, एक हो जाएगा और 5 एकम 5। तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे संख्याएं 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2, इन सभी संख्याओं को गुणे में लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 5। तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का लासा 60। अब इसी लासा को हम पहली संख्या से करेंगे भाग। जब हम 20 से भाग करेंगे 60 को तो आएगा 3। ठीक है, और इस 3 को इस वाले 1 में करेंगे गुणा तो आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? फिर देखो यहाँ ये 60 लिखा है लासा, इस वाली संख्या से हम 60 को जब भाग करेंगे तो आएगा 5, और 5 जब ऊपर गुणा करेंगे, और ये बीच में साइन प्लस का लगाएंगे, जब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 5। इसी तरीके से हम लोग 15 से जब 60 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 ही। तो क्या बन गया? देखो 5, 4 और 5 9, 9 3 12, तो आ गया 12/60। अब हम इसको अगर भाग करें तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 1/5, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये पर 3 वर्षों में 168 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर होगी। हमको क्या दिया है? तो दिया है मूलधन। क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है, जो कि कितना है? 800 रुपये। उसके बाद समय जो दिया है वो कितना है? तो समय जो है वो है 3 साल, 3 वर्ष समय है। साधारण ब्याज कितना दिया है? तो साधारण ब्याज जो दिया है वो कितना दिया है? तो आप कहेंगे 168 रुपये साधारण ब्याज दिया है। जब हमें निकालनी हो ब्याज की दर, क्या निकालनी हो? ब्याज की दर अगर निकालनी है, ब्याज दर निकालनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज गुणे में हो जाएगा 100 और अपॉन यानी कि बटे में जो हो जाएगा वो होगा मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन और गुणे समय। ठीक है, गुणे समय हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज कितना है? 168 रुपये है, गुणे में 100 है,
बटे में कितना है, मूलधन कितना है, तो 800 हो जाएगा, और गुणे में समय कितना, तो 3। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको अगर हम भाग करें तो 8 दूनी 16 और 8 कम 8, आ गया कितना, 21/3, यानी कि 21/3 बन गया, 21/3। तो 3 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 21 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। और यही हमें निकालना था कि ब्याज दर, तो ब्याज दर बराबर कितनी हो जाएगी, 7% हो जाएगी। ओके। प्रश्न नंबर 6 में कहा है 600 रुपये का 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्र धन होगा। तो हमको क्या क्या दिया है, तो यहाँ दिया है मूलधन, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, तो ये दिया है 600। दर दी है, दर को हम लोग कहते हैं रेट, तो रेट दी है 5%। और समय दिया है जिसको हम लोग कहते हैं टी, वो दिया है 6 ईयर, ठीक है, 6 साल। बात समझ में आ रही है? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, जितना ब्याज हमको मिले उसको अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकाल लें हम लोग। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखेंगे हम लोग, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर हो जाएगा, गुणे में समय हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 100/100 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है हमें, मूलधन कितना दिया है, तो 600 दिया है, दर कितनी दी है, तो 5% दी है, और समय आपको 6 साल दिया है, अपॉन में जो बटे में होगा वो 100 हो जाएगा। अब देखना है कि सभी संख्याएं ऊपर की गुणे में है, तो हम लोग काटेंगे 100 से 600 को काटेंगे तो हो जाएगा 6। तो नई संख्या जो बनेगी वो 6 गुणे 5 गुणे 6, तो क्या होगा, 6 पंचे 30, 30 छंगा 180। तो जो हमको साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिल गया है, 180। और हम लोग जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 600 है, इसी में अगर हम 180 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 780 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, 20% छूट के बाद वस्तु का मूल्य होगा। तो जो वस्तु है वो कितने की है, 450 रुपये की है। 450 रुपये की वस्तु है, अगर इस पर हम 20% छूट दे दें, तो छूट दे दें तो क्या होगा, 450 गुणे 20/100, यानी कि 450 इंटू 20/100। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो, तो नई जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 45 इंटू 2, 45 गुणे 2। अब हमें 45 को 2 बार गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। तो जो हमको छूट मिल गई 90 रुपये, यानी कि 450 रुपये पे 90 रुपये छूट गए। तो 450 रुपये पे 90 रुपये अगर छूट गए तो हम इनको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 360 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि हम इसको दूसरी तरीके से भी देखें तो आप कहेंगे कि कोई भी वस्तु कितनी होती है, तो ये 450 कितने प्रतिशत के बराबर, तो 100% के बराबर। अगर 20% छूट दे दी तो 100 में इन्होंने 20% छूट दे दी तो कितने प्रतिशत पर बिकी, तो 80% पर वस्तु बिक गई, ठीक है। तो 80% पर बिकी, तो हम 80% निकाल लें सीधे। तो 450 का 80% हम निकालेंगे। परसेंट का मतलब 450 गुणे 80, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, यानी कि बटे में 100, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। नई संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी 45 गुणे 8।
अब हम 8 को 45 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आएगा 4 कैरी 4, 8 चक्कू 32 और 4 36, 360। ठीक है, तो जब आप 45 इंटू 8 करेंगे तो 360 आंसर आएगा। यही हमसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों तरीके समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, यदि किसी वस्तु पर 20% छूट के बाद पुनः 20% की छूट दी गई तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले किसी वस्तु पर मान लो x है, इस पर 20% की छूट दी गई, ठीक है, और दोबारा में फिर से इस पर 20% की ही छूट दे दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे इसको हम लोग, तो जब छूट दी है तो इसको फार्मूला रहता है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में 100। क्लियर है। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि 20% की छूट, यानी कि छूट का मतलब माइनस, तो -20, ठीक है, फिर 20% की छूट तो फिर से -20। यहाँ क्या कहा है कि x इंटू वाई यानी कि -20, ठीक है, गुणे माइनस का 20, ठीक है, अपॉन में 100। अब देखो 20 और 20 40, ये तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 40 और माइनस का साइन रहेगा। यहाँ क्या है, जब दो साइन माइनस के आप गुणे में हो तो ये हो जाता है प्लस, तो यहाँ प्लस, और 20 गुणे 20 होता है 400, ठीक है, 400/100 लिखा हुआ है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस का 40 और प्लस का 4। जब एक संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो ऐसे में हम घटा देते हैं। तो जब हम 40 से 4 घटाएंगे तो आएगा 36, और साइन लगेगा माइनस का, बड़ी संख्या का साइन लगता है, तो बड़ी संख्या 40 है इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। तो माइनस का मतलब है कि 36% की छूट मिली है कुल, और यही हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, तीन संख्याओं का योग 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या होगी। यहाँ पर कहा है कोई मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, तीन संख्याएं जिनका योग कितना दिया है, 154 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे कि इन्होंने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी तीसरी से, तो हम लोग क्या माने, तीसरी संख्या माना, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हम लोग x मान लें, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, तो यहां पर क्या कहा है, दूसरी संख्या क्या कहा है, तीसरी की दुगनी है, तीसरी से दुगनी है, तो तीसरी x है तो दूसरी क्या होगी, दुगनी मतलब 2 गुणा, यानी कि 2x हो जाएगा। फिर यहीं पर कहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर क्या कहा है कि दूसरी की दुगनी, यानी कि अगर हम दूसरी में 2 गुणा कर दें तो हो जाएगी पहली, यानी कि 2 दूनी 4, तो ये बन गई पहली संख्या x, दूसरी 2x, तीसरी 4x। इन्हीं का योग दिया है 154, तो क्या लिखा है, x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल में 154, यानी कि x प्लस 2x प्लस 4x बराबर में 154 दिया है। यहाँ पर संख्या सभी x में है तो जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 154। क्लियर है। अब जब यहाँ पर वेरिएबल के साथ संख्या दी है, किसी भी जो है अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर के साथ संख्या दी होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लाएंगे अपॉन में, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष। क्लियर है। तो हम बाएं पक्ष में अगर संख्या दी है किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो जाएगी दाएं पक्ष में बटे में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 154/7। अब ये आप जानते हैं कि 154 को 7 से जब भाग करेंगे तो आएगा 22। क्या आ जाएगा, 22। आप करके देखिए, तो यहाँ पे x का मान निकला है 22।
तो x का मान 22, यानी कि पहली संख्या तो 22 हो गई। हमसे क्या पूछा, तीसरी संख्या तो 22, तो पहली संख्या कितनी दी है? तो पहली संख्या कहेंगे कि 4 गुणे x लिखा है, तो 4 हो गया, x का मान कितना? तो आप कहेंगे 22, तो हम लोग करेंगे 22, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना हो गया? 88 हो गया। और यही हमसे आंसर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 में इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14। पूछा क्या है हमसे? तो आप कहेंगे इकाई का अंक पूछा है। तो जब इकाई का अंक पूछा है तो हमें क्या करना है, इकाई की संख्या से ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इकाई। जैसे 1 इकाई का अंक, 2 इकाई है, 3 इकाई यहाँ पर और यहाँ पर 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 तियाँ 12, तो इसका आप कहेंगे हो जाएगा 12। 12 में इकाई का अंक क्या है? तो आप कहेंगे 2 है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ 2 इकाई का अंक, तो हम करेंगे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 4। तो जब 4 हो जाएगा तो इस वाला 4 का इस वाले इकाई अंक से जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब जब आप लोग यहाँ 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 करेंगे तब भी आपका इकाई का अंक जो आएगा वो 14 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें क्या करना है, 11 गुणे 21 गुणे 31 गुणे 99 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको कमेंट में बताएंगे सभी लोग। तो आज के हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को अभ्यास कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।